Hi guys. So first of all, congratulations because this is the last part of the video of the chapter and then your chapter 7 will be completed. Yes, thoda si pada tha, but this is the last part and you are done with your chapter number 7. So in this part, we will be doing role and importance of firm and industry, identifying various types of producer in the economy. So let us start. ओके सो बिफोर मूविंग ऑन टू फर्दर चैप्टर पार्ट्स मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था इन टेक्स्ट का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 राइट. आई होप यू हैव डन इट बाय योर हैंड रिटन राइट. यू हैव डन इट बाय सॉल्विंग होल सम बिकॉज अगर आप नहीं करते हो और कितना भी वीडियो देख लो या कोई भी टीचर से समझ लो, आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. तो जब तक आप खुद से लिख करके नहीं करोगे, खुद से फॉर्मूला यूज़ करके नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है. और अगर आ भी गया तो आपको एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे. दिस इज़ फॉर श्योर. सो इन सम्स आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड बी डूइंग इट बाय राइटिंग एंड बाय योर सेल्फ. एक बार खुद से करोगे, भले ही गलत होता है, नॉट एन इश्यू. यू कैन आस्क anyone, like you can ask me in the comment or you can ask any of the teacher you follow, but don't just rely on your teacher. You have to do it by yourself also, right? So now let us continue with that sum, how to solve it. Okay, so I've solved it down for you people. You can I will be sending this on Telegram also. So if you have not joined the Telegram channel, you can get the link in description. Join that because I share every chapter's terminal exercise there. I share any important update there. I share the video links there, and of course this page solution of the question I'll be sharing there. So first we'll see क्या दिया हुआ है. फर्स्ट वाला पार्ट इसमें भी 0 0 है. ओके, सो नाउ वी आर गिवन टीपी जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था वैसा ही है. 0 यूनिट्स है, 0 टीपी है. 1 यूनिट्स पे 10 है, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 30 एंड 6 पे 28. नाउ हाउ विल वी कैलकुलेट एमपी. हमने देखा था एमपी क्या होता है, सेकेंड वाला जो टोटल प्रोडक्ट होता है माइनस फर्स्ट वाला जो टोटल प्रोडक्ट होता है, उसका आंसर आएगा एमपी में, राइट. सो फर्स्ट वाला जैसे मैंने बोला 0 दिया हुआ है, तो 0 के ऊपर भी कोई नंबर नहीं है तो हम किससे माइनस करेंगे, नहीं कर सकते. सो इसका आंसर डैश हो जाएगा, राइट. अब नेक्स्ट 10 minus 0. I've solved it here. 10 minus 0 is 10, right? 10 minus 0 is 10. क्यों? क्योंकि ये 10 यहाँ पे है, उसको ऊपर वाले से माइनस करना है. So answer comes 10. 18 minus 10 is 8. 24 minus 18 is 6. 28 minus 24 is 4. And 30 minus 28 is 2. And lastly 28 minus 30 is minus 2. डोंट फॉरगेट टू पुट ए माइनस का साइन. क्यों? क्योंकि जब भी छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस होता है, सो हम माइनस तो नॉर्मली करते हैं, मतलब 30 minus 28 ही करने वाले हैं, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा. इफ़ आई शो यू एज आई सेड 28 minus 30. सो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, 30 का माइनस है. सो हम कैलकुलेट नॉर्मली करेंगे, 30 minus 28 कितना होता है, 2 होता है, पर साइन किसका आएगा, 30 का आएगा, दैट इज़ माइनस. यही अगर उसके ऊपर वाला मैं बताऊँ तो 30 minus 28 है, राइट. 30 minus 28 इज हाउ मच, 2, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, दैट इज 30. 30 का कुछ साइन नहीं है, मतलब हम मानेंगे प्लस होता है, और प्लस मतलब कुछ भी नहीं लिखना, भी प्लस ही माना जाता है. सो यू विल लर्न दिस इन वैसे मैथ्स में, बट आई होप यू गॉट इट. बिकॉज बड़े नंबर का क्या होता है, हम साइन लेते हैं और एक्चुअल में माइनस प्लस जो करना होता है वो जैसे दिया होता है वैसे ही करना होता है, राइट. सो दिस वॉज इट. नाउ विल सी एपी कैसे कैलकुलेट किया है, राइट. सो एपी के लिए एज आई सेड एपी क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सो यहाँ पे टीपी क्या है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो आंसर विल बी डैश, नथिंग. नाउ 10 डिवाइड बाई 1, जो सामने सामने वाले को ही लेते, 10 डिवाइड बाई 1 इज 10. देन 18 डिवाइड बाई 2 इज 9. 24 डिवाइड बाई 3 इज 8. 28 divided by 4 is 7, and 30 divided by 5 is 6, and 28 divided by 6 is 4.67. Now इसमें एक चेंज है जो मैं बता दूंगी, बट आई होप इतना समझ में आया होगा. एमपी कैसे कैलकुलेट किया,
टीपी का सेकंड वाला फर्स्ट वाले से माइनस, फिर थर्ड वाला सेकंड वाले से माइनस, फिर फोर्थ वाला थर्ड वाले से माइनस, ऐसे करते करते हमारा क्या आ जाता है, एमपी आ जाता है। एपी कैसे आता है, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे हमारा एपी निकल के आ जाता है। हर एक काम निकालेंगे तो उसके सामने सामने वाले नंबर्स को ही कंसिडर करना है, राइट। नाउ लिटिल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई है, इन लोग ने क्वेश्चन में 28 दिया है, राइट। 28 और 6 मतलब 6 की टेबल में 28 नहीं आता है। सो व्हाट दे हैव डन इन सोल्यूशन इज, मैंने देखा दे हैव डन 24, इसको उन्होंने 28 को 24 कर दिया। तो एग्जाम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर फिर भी अगर होता है तो तुम लोग को 24 नहीं करना है, अपने हिसाब से नंबर को चेंज नहीं करना है, आंसर पॉइंट में लिख कर आ जाना है जैसे मैंने किया। यहाँ पे अगर 28 होता तो आंसर 4.67 आता, राइट। 28 डिवाइड बाई 6 इज 4.67। नाउ आई होप तुम लोग को ये आता होगा डिवीजन कैसे करते हैं वगैरह। सो 28 डिवाइड बाई 6 इज 4.67। नाउ अगर उन लोग का आंसर हम देखें तो ये अगर हम 24 बना देते हैं तो हमारा एमपी भी चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 24 माइनस 28, 24 माइनस 28 विल बिकम -6, 30 माइनस 24 6 होता है और आगे माइनस की साइन। और एपी कैसे आएगा, एपी राउंड ऑफ आ जाएगा, 24/6, 6 की टेबल में 24 आता है, सो आंसर विल बी 4। सो इन एग्ज़ाम कुछ भी तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें नॉर्मली जो क्वेश्चन दिया है, जो नंबर्स दिए है उस हिसाब से करना है, भले ही फिर आंसर पॉइंट में क्यों ना आए। पॉइंट में आए आंसर तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है या कुछ हमने गलत किया है। हो सकता है पॉइंट वाले क्वेश्चंस आ जाए, पर जहाँ तक होगा नहीं आएंगे। इनकेस आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सॉल्व इट। सो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, सिंस सोल्यूशन में इन लोग ने 24 कर दिया, यू कैन शो इट एज 24 ऑल्सो, or you can keep it as 28 also, not an issue, right? Okay. Firm is an individual production unit which produces goods and service for sale in the market. There are certain production units like charitable school, charitable hospital, government units provide service not to earn profit. They work for social welfare. Normally, a firm is concerned with the production of a single commodity. ओके अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, स्कूल्स भी हो सकती है जो सर्विस दे रही है, तो सिर्फ गुड्स जो बनाती है उनको हम फर्म नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट जो सर्विसेज भी दे रही है उन्हें भी फर्म कहा जाएगा। तो गवर्नमेंट यूनिट हो गई जो फ्री में भी कभी कभी सामान देती है, मतलब मोस्टली दे प्रोवाइड सर्विसेज या गुड्स इन फ्री ओनली। सो जो गवर्नमेंटल होती है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती है, जो बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, राइट, तो ये सारी जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन होती है उनको भी फर्म कहा जाएगा, भले ही वो नॉट प्रॉफिट के लिए हो, और जो प्रॉफिट के लिए होती है उनको भी फर्म ही कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर हमारा कोई सामान बन रहा है, जैसे हम एक बुक खरीदने गए, तो जो हम बुक खरीद रहे, जो सामान बना रही है, वो बुक को बना रही है, उसको कहा जाएगा फर्म, भले ही वो प्रॉफिट के लिए करे या नॉट प्रॉफिट के लिए करे, तो भी उसे फर्म कहा जाएगा। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ ऑल फर्म्स मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी वन टाइप ऑफ गुड। मतलब जो सेम टाइप ऑफ गुड्स बनाते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ एक ही फर्म होती है जो सब सामान बनाती है, हम अलग अलग ब्रांड्स के लेकर आते हैं। अगर तुम नोटबुक लेने भी जाओ तो अलग अलग ब्रांड्स आते हैं उसमें, राइट। क्लासमेट की होती है, नवनीत की होती है, या युवा, एनीथिंग। सो ये सारी जो भी होती है वो कौन बना रहा है, अलग अलग फर्म्स बना रहे हैं, पर ये अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं। तो जो बुक बना रहे हैं उनको हम कहेंगे इंडस्ट्री, और मतलब वो पूरी जो इंडस्ट्री बोली जाएगी बुक बनाने वाली, और जो एक एक कंपनी होगी उनको क्या कहा जाएगा, फर्म कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाटा शू कंपनी, सुना होगा बाटा शू कंपनी, विच आर इन फुटवेयर। So Bata Shoe Company is a firm which makes shoes, but the shoe industry include all firm producing shoes. तो फर्म किसे कहा जाएगा, बाटा शू कंपनी को फर्म कहा जाएगा। पर जितनी भी कंपनीज शूज़ बना रही है, शूज़ का मतलब यहाँ पे वही है, सारे टाइप के फुटवेयर, तो जो भी कंपनीज फुटवेयर बना रही है उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा इंडस्ट्री। ओके, सो ऑल कंपनीज प्रोड्यूसिंग शूज़, जैसे बाटा है, एक्शन है, लिबर्टी है, एडिडास है, नाइकी है, रीबॉक है, ये सारे शूज़ बनाते हैं, तो इनको बोला जाएगा ये शू इंडस्ट्री के। पर एक एक को क्या बोला जाएगा कि वो फर्म है, कि रीबॉक की फर्म है, ठीक है, ये एक्शन की फर्म है, ये लिबर्टी की फर्म है। तो वैसे एक एक हो तो फर्म कहा जाएगा, पर जब वो इकट्ठा आ जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री बोला जाएगा। There are various types of industry supplying us different types of goods and service. For example, agriculture industry supplies us food grain, vegetable, fruits, cotton, pulses, milk and butter.
These things are required by all of us. In the same way, other industries supply various other goods and services like clothes, television, computer, scooter, refrigerator, air conditioner, car. So all these industry play a vital role in our day-to-day life. ये सारे इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? क्योंकि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कोई भी सामान यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए एक इंडस्ट्री चाहिए होती है, एक फर्म चाहिए होती है। देयरफॉर इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी डे टू डे लाइफ में। और इसके अंदर सब टाइप की इंडस्ट्री आ गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी आ जाती है, क्लोथ्स वगैरह की भी आ जाती है, टेलीविज़न की भी आ जाती है। तो कोई भी चीज़ जो बहुत सारे अलग अलग, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज होती है पर एक ही टाइप की चीज़ दे रही होती है, उनको कहा जाएगा इंडस्ट्री। बहुत सारी फॉर्म्स जब साथ में बन जाती है, आ जाती है, उसको बोला जाएगा इंडस्ट्री। बट जब हम उनको अलग अलग देखेंगे तो हम उनको कैसे देखेंगे? फॉर्म जैसे देखेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्म एंड इंडस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन्ड। कैसे दिया है इम्पॉर्टेंस इनका, क्या क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। These days, human wants are growing at a faster rate. In order to satisfy these wants, various types of goods and services are required for our daily consumption. All these goods and services are provided by firm and industry. हम जो भी सामान यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए हमें फर्म और इंडस्ट्री चाहिए होती है। भले ही हम जो क्लोथ्स वेयर करते हैं, हम जो घर में रहते हैं, या जो हम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, मैकबुक, वॉट एवर वी यूज़, सबके लिए हमें क्या चाहिए होगी? फर्म और इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी। Goods for investment. We require various types of goods for investment. We require machine, plant, transport, vehicle, buses, truck, railway, right? All these for investment. All these things are produced by firms and industry. In fact, जो machines होती है, जो हमने पहले के chapters में देख रखा है कि जो capital होता है, हम जो machines लाते हैं, ठीक है, plants लाते हैं। यहाँ पे प्लांट वो पौधों वाला प्लांट नहीं बोला है, मशीन वाला प्लांट की बात कर रहे हैं। ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी ऐसे यूजुअली बोला जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जाती है ना इंडस्ट्री में, उनको प्लांट एंड मशीनरी बोला जाता है। सो ये सारी जो सामान होते हैं वो भी कौन बनाता है? फर्म और इंडस्ट्री बनाते हैं। सो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए, हमारे कंजम्पशन के लिए भी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पर्सन। Firms and industry are the source of employment to the people. Most of the people get employment in firm and industry by which they get income for the satisfaction of their wants. We cannot live without employment. So importance of firm and industry can be understood. जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है। जैसे हमने देखा था कि लेबर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, हम अलग अलग लेबर्स को हायर करते हैं, कोई मशीन पे काम कर रहा है, कोई अलग जगह पे काम कर रहा है। अल्टीमेटली ये सब फर्म और इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। सो लोगों को पैसे कमाने का एक ज़रिया भी मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो लोग पैसे कमा पाएंगे, लेबर्स लोग, और अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर वांट्स। सो 3 पॉइंट्स हमने कौन से देखे? कंजम्पशन के लिए चाहिए होता है हमें फर्म एंड इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी चाहिए होती है। लास्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. They provide us energy, transport, communication, health, education, and housing, which is the basic requirement to provide infrastructure for the country. Without development of infrastructure, the all-round development of country is not possible. सो वी कैन नॉट डिनाई द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। अगेन पूरी कंट्री के लिए भी हमें एक साथ भी चाहिए, मतलब हमें पर्सनली घर के सामान वगैरह के लिए तो चाहिए ही, वो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया। पर जो रोड्स वगैरह बनती है, ब्रिज बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी मिलती है हमें, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर पे, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, या हेल्थ एजुकेशन जो होता है, स्कूल्स होती है, कलेक्टिवली भी ये सबको हेल्प करती है फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल होती है, राइट? सो दीज वर द 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें काम आती है। मतलब फर्म एंड इंडस्ट्री आर क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये चारों चीज़ों के लिए, हमारे खुद के लिए कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारे एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए, और लास्टली एज अ कंट्री, पूरी होल कंट्री को जो हेल्प आए उसके लिए भी फर्म और इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। नाउ आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर हमने देखा था, शुरू में ही देखा था, जो भी पर्सन प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज उनको कहा जाएगा प्रोड्यूसर। सो कितने टाइप के प्रोड्यूसर होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट्स और फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है इंडिजीनियस, एक होता है फॉरेन, राइट? अब इसको कैसे डिवाइड करना है, आई विल गिव यू अ हिंट, और वैसे भी तुम्हें याद आएगा क्योंकि वर्ड से ही समझ आता है।
The production units located in a country and owned by the residents of the country are called indigenous production units. कोई भी जो रेसिडेंट कंट्री होती है, मतलब जैसे हम इंडिया के रेसिडेंट हैं, ठीक है, सो इंडिया में कोई भी सामान बना जाएगा तो उसे बोला जाएगा वो इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट है। जबकि कोई भी इंडिया के अलावा कहीं और भी बनाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा ये फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट है। सो इसको याद कैसे रख सकते हो? वैसे फॉरेन से याद आएगा कि फॉरेन वाला जो नहीं होगा वो इंडिजीनियस होगा। वन मोर वे ऑफ रिमेंबरिंग हाउ इंडिया कैसे स्टार्ट होता है, IND से होता है और इंडिजीनियस भी IND से होता है। बट वन थिंग, अगर मैं सपोज US में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे जो सामान बन रहा होगा वो, मैं सपोज US में रहती हूँ, मैं वहाँ की रेसिडेंट हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो सामान बन रहा होगा वो मेरे लिए इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट होगा और इंडिया वाला मेरे लिए फॉरेन यूनिट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ की रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो इंडिया से याद रख सकते हो, पर जस्ट ए हिंट फॉर यू पीपल, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, पर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया में नहीं भी रहता है, वहाँ का रेसिडेंट है, तो उसके लिए वो जगह वाला जो सामान बन रहा होगा वो कहा जाएगा इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट। पर यू कैन रिमेंबर सिंपल वे ऐसा है कि जो फॉरेन वाला होगा वो तो बोलने से ही समझ आता है ना, फॉरेन वर्ड, फॉरेन वाला होगा वो दूसरी कंट्री का होगा, और जो फॉरेन वाला नहीं होगा, खुद की कंट्री का होगा, उसे कहा जाएगा इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट। Now, around us, most of the production units are indigenous. Farmhouse in the village, shop, small factory, big factory, hospital, school, college. बेसिकली जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है वो ज़्यादातर इंडिजीनियस ही होती है, हमारी कंट्री में ही बन रही होती है। गवर्नमेंट ऑफिस ले लो या लॉयर, टीचर, जो भी ले लो, ये सारे जो भी होते हैं इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट होते हैं। सिंस प्रोडक्शन यूनिट्स आर फर्दर डिवाइडेड into private and government, the indigenous units can be classified into private and government. Okay, so I have made a very beautiful chart for you all people. You will see this and your this last part is done, right? So okay, so राइट, सो फर्स्ट हमने डिफरेंस देखा, एक इंडिजीनियस होता है जो रेसिडेंट कंट्री में बन रहा होता है प्रोडक्शन यूनिट, और एक फॉरेन होता है जो आउट ऑफ रेसिडेंट कंट्री में बन रहा होता है, राइट। फॉर अस जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स वो होंगे जो इंडिया में बन रहे हैं, और फॉरेन प्रोडक्ट्स वो होंगे जो आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री में बन रहे हो, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओके, इंडिजीनियस में भी हम दो चीज़ें देखने वाले, एक हो सकता है प्राइवेट, एक हो सकता है गवर्नमेंट। सो टू डिफ्रेंसिएशन, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगेन प्राइवेट में भी हमारे पास 5 टाइप के डिफ्रेंसिएशन है। फर्स्ट इज सोल, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देन NPO। सोल मतलब क्या होता है? एक, तो जो भी 1% कंपनी होती है, एक ही पर्सन होता है एक कंपनी में, उसे कहा जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या कंपनी, राइट। आई वुड रादर से फर्म। सो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब जहाँ पे एक ही इंसान है वो ही सब मैनेज कर रहा है, दैट विल बी टोल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। देन पार्टनरशिप, दो मिनिमम होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होने से वो बन जाएगा पार्टनरशिप, द वर्ड इटसेल्फ सेज पार्टनरशिप, राइट। देन कंपनी, कंपनी में अगेन वी हैव 2 क्लासिफिकेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में क्या होता है? मिनिमम 2 जन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक में क्या होगा? मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन इसमें मिनिमम 10 लोग, मैक्सिमम इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। और लास्टली NPO, ऐसी कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, दे वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर, सोशल सोसाइटी के भले के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, राइट। नाउ फॉरेन कंपनी में भी 2 क्लासिफिकेशन है, कौन से? मल्टीनेशनल और एक कोलैबोरेशन। वी विल रीड इन डिटेल, पर दिस वाज द ग्लिम्स, राइट। सो दिस वाज द चार्ट. I'll be again sharing this also on Telegram, so if you didn't join, do join it. Now इंडिजीनियस, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 क्लासिफिकेशन है, इंडिजीनियस एंड फॉरेन। इमेजिन करो मन में, आंखें बंद करके सुनो एक बार, समझो क्या क्या था, कैसे क्लासिफिकेशन था। वन साइड इंडिजीनियस, अदर साइड फॉरेन। इंडिजीनियस में भी 2, प्राइवेट, गवर्नमेंट। प्राइवेट में 5,
कौन से? सोल 1, पार्टनरशिप 2, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनपीओ। कंपनी में भी 2, प्राइवेट, पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम इनफाइनाइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10, मैक्सिमम इनफाइनाइट। नाउ इंडिजीनियस पार्ट ओवर। फॉरेन कंपनी में 2, मल्टीनेशनल, सेकेंड कोलैबोरेशन, राइट। अब हम पढ़ रहे इंडिजीनियस के अंदर प्राइवेट, राइट। प्राइवेट और गवर्नमेंट थे ना, फर्स्ट इज प्राइवेट। Most of the shops, offices, factories are owned by private person or group of families. They produce goods and services for sale in the market with the aim of earning profit. This is important. Private production units जो होती है वो profit earn करने के लिए बनी होती है, right? So private NPO भी होती है, वो हम देखेंगे क्या concept है उसका, but their main aim is to earn profit. Private sector units can further be classified on the basis of number of owners of such unit. Number से हम classify कर सकते हैं. Most of the smallest unit like labor, washerman, cobbler, tailor, milk vendor are owned by a single person. But some of the production units may be owned by more than one person. The number of person may be 2, 20, 100, 1000 or a lakh or even more. On the basis of number of owners, private sector production unit can be classified into the following categories. हमने देखी 5 category. Let's get into the details. Sole proprietorship. Such production units are owned by a single person. He is responsible for the profit and loss of the production unit. He is responsible for the management and working of the production unit. As I told you, एक ही पर्सन होता है, वो ही सब कुछ कर रहा होता है, प्रोडक्शन भी वही कर रहा होता है, प्रॉफिट के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड एवरीथिंग इज ऑन हिम। और कोई पर्सन होता ही नहीं है, वो अकेला ही होता है, और वो ही वहाँ का डायरेक्टर, वो ही वहाँ का मैनेजर, सब कुछ वो ही होता है, करेक्ट। देन पार्टनरशिप। सच प्रोडक्शन यूनिट्स आर ओन्ड बाई 2 और मोर पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि अगर एक होता है ना तो वो सोल प्रोप्राइटर में चला जाएगा। देयरफॉर 2 या उससे ज़्यादा, सो इट विल बी पार्टनरशिप। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर इज 20। ओके, आई डिड नॉट मेंशन इट डाउन, आई विल डू इट। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितने होते हैं? 20। ओके, सो पार्टनरशिप में owners of such production units are called partners of the company. All the partners are collectively responsible for the management and working of the production unit. यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा लोग जो भी होते हैं, वो सब काम काज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। Share of profit and loss is distributed among the partners according to the agreement made at the time of forming the partnership. कोई भी पार्टनरशिप बनते ही ऐसे ही नहीं बन जाएगी कि सपोज आप 3-4 फ्रेंड्स, आपने बोला चलो अपने पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और आपने शुरू कर दिया। नो, देयर इज़ अ फॉर्मल अग्रीमेंट कि जो भी हमारे प्रॉफिट होंगे या जो भी हमारे लॉसेस होंगे वो कैसे शेयर होंगे, मतलब हम क्या इक्वली लेंगे, या कोई पर्सन हो सकता है किसी ने जब स्टार्ट हुई पार्टनरशिप फर्म तो उसने ज़्यादा पैसा लगाया, तो वो बोलेगा मुझे अब प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी हो सकता है कि उसको हम ज़्यादा शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का, ठीक है। सो दिस कैन बी डन। और एनी रेशियो, कोई भी रेशियो हो जाता है, डिवाइड कर देते हैं। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आए उसका एक रेशियो पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाता है। नाउ कंपनी या कॉर्पोरेशन, इट इज़ अ प्रोडक्शन यूनिट ओन्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। द सम इन्वेस्टेड इन द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, और जितना भी पैसा लगता है कंपनी में उनको शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द बायर ऑफ दीज शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। इफ़ यू नो, अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो या आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनको पूछना कि जब भी वो कोई कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। और वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को पैसे चाहिए थे तो उन्होंने लोगों से मांगा, और वो लोगों से जब पैसे मांगते तो उनके बदले में वो शेयर मिला, उसके बदले में कंपनी उनको फिर प्रॉफिट्स देती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन द शेयर का कॉन्सेप्ट। बट बेसिकली एक रफ आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी होती है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो पब्लिक से मांग सकती है, राइट। पब्लिक जब उनको पैसे देती है तो उसका कहा जाता है शेयर्स, कंपनी उनको बदले में शेयर्स देती है। सो बेसिकली यू शुड हैव दिस रफ आइडिया कि कोई भी जब कंपनी होती है तो वो जब पैसे लेती है बदले में वो जो पैसे दे रहा होता है उनको शेयर्स देती है, एंड दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और जो भी लोग पैसे डालते हैं कंपनी में उनको क्या कहा जाता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर कितने होते हैं शेयर होल्डर? 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं।
पर पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 7 लोग होंगे तभी वो पब्लिक कंपनी कहा जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, हमने देखा इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग भी होंगे तो वो अपनी प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। यानी कि 2 लोग मिलकर या तो पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं अपनी, या प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हैं। पर मैक्सिमम 50 लोग ही हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, नॉट मोर देन दैट। These shareholders select some person for the management of the company who are called directors of the company. कंपनी ऐसे ही नहीं चलेगी, उनको मैनेज करने के लिए कोई लोग चाहिए कि उसमें कैसे काम होना चाहिए, उसमें क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही इलेक्ट करते, कोई पर्सन को चूज करते, जैसे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, राइट। वैसे ही क्या करते हैं शेयर होल्डर्स लोग, इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को या और भी ज़्यादा लोग पर्सनस को, और उनको क्या बना देते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं कंपनी का। दीज कंपनीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होता है, अब 1956 जा चुका है, सो यू कैन करेक्ट इट, इट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब एक एक्ट बनता है, बेसिकली कोई भी चीज़ को फॉलो करना है, कोई भी सिस्टम होता है, उसके लिए लॉ में क्या होते हैं, अलग अलग एक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और उस एक्ट में जैसे जैसे लिखी होती है चीज़ें, वैसे वैसे कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होगा, ताकि फ्रॉड वगैरह ना हो और एक प्रॉपर सिस्टम में कंपनीज चले। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट बनाती है। एक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी लॉ लिखा हुआ है, उसके अंदर सब उसके बारे में दिया हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में सब कंपनी के बारे में दिया हुआ है। जैसे ये जो बोला ना कि मिनिमम प्राइवेट में 2 लोग होने ही चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, ये सारी कहाँ लिखी हुई है चीज़ें, ये सब कुछ हमारे कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। और कंपनीज एक्ट कौन बनाते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो भी लॉ की पढ़ाई वगैरह करते हैं, वो लोग सोच समझ के अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके दे मेक दिस एक्ट, और लास्टली गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, राइट। सो वैसे ही एक कंपनी का एक्ट है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, 1956 में आया था, पर उसके बाद में काफ़ी चेंज होके 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 करके फाइनल हो गया। या जैसे मैं इन शॉर्ट बोलूँ, हमारे घर पे भी हमारे अलग अलग घर पे सबके रूल्स होते हैं, ठीक है, कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे डिनर होगा। सो ऑल दीज वैसे ही बातें कंपनीज के लिए लिखी होती है कि उनको क्या क्या करना होगा, वो लोगों को क्या कैसे तरीके से पैसे मांग सकते हैं लोगों से, उनको क्या क्या सिस्टम फॉलो करना होगा। सो दैट इज़ ऑल रिटन इन द कंपनीज एक्ट 2013। Now, profit of the company is distributed among the shareholders according to the shares held by them. और आप अगर पूछो किसी से कि किसी जन ने अगर शेयर्स खरीदे कोई कंपनी के, तो उनको बदले में प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। सो कंपनी में जब हम पैसे लगाते हैं और कंपनी अच्छा कर रही होती है, बहुत प्रॉफिट्स कमा रही होती है, तो वो चाहे, अगर वो चाहती है तो ही वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उसके बदले में रिटर्न दे सकती है। मतलब सपोज मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है। नाउ अगर रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, बहुत ऊपर जा रही है, तो वो क्या करेगी, हो सकता है इफ़ दे विश वो लोग प्रॉफिट्स डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मैंने 5 शेयर्स खरीदे तो मुझे वो 5 शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट दे देंगे। सपोज 5 शेयर्स खरीदे मैंने 10 रुपीज़ के, राइट। सो मैंने 5 शेयर्स खरीदे 10 रुपीज़ के, मैंने 50 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे। इतना सस्ता होता नहीं है अभी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो 5 शेयर खरीदे मैंने 10 रुपये के, ठीक है, और उनको 1-1 रुपये का प्रॉफिट देना है एक शेयर पे। तो मेरे पास कितने 5 है, तो वो लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 1, 5 रुपीज़ का वो लोग प्रॉफिट मुझे दे देंगे, क्योंकि मेरे पास 5 शेयर्स है उस कंपनी के, राइट। वो लोग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी दे, इट इज़ ऑल ऑन देम। और इसमें अलग अलग चीज़ें भी होती है, मैं बेच भी सकती हूँ शेयर अगर मैंने खरीदे हैं तो, राइट। और मैं दूसरी कंपनीज के भी शेयर खरीद सकती हूँ। सो ऑल दिस इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग में आ जाता है, ये पूरा फाइनेंस की चीज़ है। बट यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे शेयर खरीदते हैं कंपनी के, और कंपनीज बदले में चाहे तो प्रॉफिट्स दे सकती है। टाटा आयरन स्टील कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये सारे एग्जाम्पल्स है कंपनी के, राइट।